हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। वेलकम है आपका एक बार फिर होम साइंस विद चार्ली में। तो वैसे तो मैं बीच बीच में गायब हो जाती हूँ, लेकिन इधर कुछ रीज़न था। रीज़न तो हमेशा ही होता है क्योंकि इंसान गायब रीज़न की वजह से ही होता है। फ़िलहाल मेरा गायब होना और आना उतना मायने नहीं रखता जितना आप लोगों की स्टडीज़ और आप लोगों का रिवीजन, आप लोगों की प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ इतना मायने रखती हैं। तो आई होप कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को मतलब जारी रखे होंगे और अभी भी जारी रखे हुए ही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है कि दिसंबर जनवरी तक हो सकता है। और मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ कही है, अगर आपको याद होगा, कि आपको एग्ज़ाम जो है आपको एग्ज़ाम की तैयारी जो है आपको डेट से या आपको ये सोच करके नहीं करना है कि 4 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा या 6 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको अपनी प्रिपरेशन हमेशा बिल्कुल तैयार रखनी है कि जब कभी भी एग्ज़ाम हो तो आप अपना एग्ज़ाम तुरंत एग्ज़ाम देने के लिए आप मेंटली और अपने सिलेबस के हिसाब से दोनों तरीके से आप बिल्कुल प्रिपेयर हों। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी। एक चीज़ और है कि राजस्थान में जो आरपीएससी का मतलब आरपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, उसमें आपकी होम साइंस की 39 सीट्स हैं। तो जिन लोगों का मतलब पीजी हो चुका है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और उनका जो है नेट क्वालीफाई है या फिर स्लेट क्वालीफाई है या फिर उनका पीएचडी है, तो वो लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस बार उन लोगों ने स्पेशलाइजेशन करके मतलब जैसे हर बार कैटेगरी रहती थी कि फूड साइंस में इतनी इतनी सीट्स हैं, टेक्सटाइल में इतनी सीट्स हैं, एक्सटेंशन वाले में इतनी सीट्स हैं, इस तरीके से नहीं है। इस बार वहाँ पर सिर्फ ऐसे होम साइंस करके लिखा हुआ है कि होम साइंस में 39 सीट्स हैं। तो जिनका भी मतलब नेट स्लेट या पीएचडी है जिन लोगों का, वो लोग वहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे लगता है 39 सीट्स काफ़ी होती हैं हमारे होम साइंस में, जिस तरीके से 4, 5, 10 सीट्स आती हैं और मतलब और जगह पर, तो सीट तो काफ़ी है। तो आप लोग जो है जिनका भी है एलिजिबल हैं जो लोग, वो लोग जाकर के भर सकते हैं और भर लीजिए। एग्ज़ाम देने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और मज़ा भी आता है। मैं खुद भी भरूँगी, कम से कम पेपर देने तो मैं बैठूँगी पेपर में, मज़ा आता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो चलिए, आज के हम लोग जो वीडियो में थोड़े से प्रैक्टिस सेट है, तो उसको हम लोग करेंगे और बीच बीच में भी करते ही रहेंगे, क्योंकि इधर मैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से हट करके कुछ और चीज़ें पढ़ने लग गई थी, कुछ और किताबें पढ़ने लगी थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मैं उन सब चीज़ों को भी आप लोगों से शेयर करूँगी, काफ़ी अच्छा है। फिलहाल आप लोगों को अभी जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अभी आप लोगों को सब्जेक्ट वाली चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए आते हैं फटाफट। जो लोग सो रहे हो जग जाएं, चाय वाय अपना जो भी करना है आप पी भी लीजिए। बढ़िया, सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। तो एक कोटेशन भी है हम लोगों के पास कि बिना मुहूर्त के पैदा होकर जीवन भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के प्राण त्याग देता है। तो देखिए, यहाँ पर कोई मतलब इस वे में ना ले जाए बात को कि यहाँ पर कोई धार्मिक या इस तरह की बात हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा बस एक प्रैक्टिकल होने की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि लाइफ में धार्मिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उतना ही हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो बात सही है। हम लोग, मुझे लगता है कि मुहूर्त का ध्यान हमें उतना ही रखना चाहिए जिससे आपका कोई बहुत ही पर्सनल नुकसान ना हो रहा हो, ठीक है। हमेशा दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप नास्तिक हो जाइए, मैं ये नहीं कह रही कि आप आस्तिक हो जाइए। यहाँ पर नास्तिक आस्तिक की कोई बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा हम मुहूर्त के चक्कर में अपनी वो चीज़ें ना नुकसान कर जाएं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने फटाफट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को कोई मॉडल पेपर नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें के कुछ ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं और बाकी कुछ आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, पहले मैं सोचती थी कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं कराने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो बहुत आसान है। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ देखी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं, जिन लोगों ने अभी मतलब मुझे लगता है जल्दी ही तैयारी शुरू करी है। तो देखिए, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि तैयारी तो हर कोई करता है। जो बहुत ब्रिलियंट है और बहुत अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो चुका है, वो भी तैयारी कर रहा है। और जो लोग अभी शुरू किए हैं 2-4 महीने से या 1 साल से, वो लोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो देखिए सबको ध्यान में रखना है ना। तो चलिए, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो पढ़ के बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, उसमें कभी बहुत आसान से क्वेश्चन भी हम लोग हड़बड़ी में गलत कर देते हैं। तो इस वजह से आसान क्वेश्चन भी देख करके आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो बहुत आसान है। रिवीजन आपको करना है, 1 सेकंड लगेगा आंसर देने में, ठीक है। सब एक नंबर वाले क्वेश्चन है, फटाफट करते हुए चलेंगे। चालू खाते में से पैसा निकाला जा सकता है। चालू खाते का मतलब आपका क्या है? करंट अकाउंट की बात हो रही है। तो इसमें आपको पता है कि आप जो है आवश्यकता अनुसार इसमें कई बार आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है। बियरर चेक है, अकाउंट पेई चेक है, ड्राफ्ट है, विदेशी चेक है। इसमें भी हमें पता है जो हमारा बियरर चेक होता है वो हमारा सबसे जो है असुरक्षित चेक माना जाता है, ठीक है। ये सब आपको 10th की बुक में दे रखा है ये सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन ये यूजीसी में पूछा जा चुका है। वैक्यूम क्लीनर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चूसड़ प्रभाव जो होता है इसका, वो काम करता है, क्योंकि क्या करता है, जितनी भी डस्ट वगैरह होती है सबको अपने अंदर शकिंग प्रिंसिपल पे काम करता है ये।
फिर है तंतु की दीवार के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे कहते हैं ओरिएंटेशन, क्रिस्टलाइन या एमोफोरस या अस्त व्यस्त। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ए इज द राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुजन्य तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट देता है। आपको पता है टेक्सटाइल में हम लोग क्या बोलते हैं, बर्निंग टेस्ट पढ़ते हैं ना, कि अलग अलग फाइबर को जलाते हैं और उसका देखते हैं कैसा इफेक्ट आ रहा है, कैसी उसकी आग का कलर क्या है, उसकी राख का कलर क्या है। तो इसमें टेस्ट कैसा देता है पूछ रहा है आपसे। नीली आग देता है, सल्फर की महक देता है, या भूरी राख देता है, या मोती का रूप देता है। तो पशुजन्य तंतु वाले मतलब पशुजन्य रेशों में आपके ऊन और सिल्क आता है, ठीक है। तो उसमें कैसा टेस्ट मतलब देता है ज्वलन टेस्ट। जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें आपका आ जाता है सल्फर की महक आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ऊन जो आपका होता है वो उसमें सल्फर होता है और प्रोटीन भी होता है, तो इस वजह से सल्फर की महक आ जाती है, क्योंकि प्रोटीन में आपके सल्फर होता है थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट है ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है अच्छा लचीलापन, प्रतिस्कंदता, दोनों में से कोई नहीं, या ए बी और दोनों। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि मखमल के बनाने की विधि है। तो मखमल के बनाने की विधि क्या है आपकी? नैपिंग है, बुनाई है, परिष्कृति है, या फेल्टिंग है। तो मखमल का जो वस्त्र बनता है आपको पता ही होगा। तो मखमल का वस्त्र जो होता है वो फेल्टिंग विधि से बनता है। किससे बनता है? फेल्टिंग विधि से। इन्होंने आंसर में नैपिंग दे रखा है, लेकिन मैं आपको फेल्टिंग बता रही हूँ। पता नहीं क्यों इन्होंने नैपिंग दे रखा है। नैपिंग तो आपकी एक फिनिशिंग होती है, तो ये आपका जो है फेल्टिंग मेथड से होगा। या फिर हो सकता है अगर आप लोग भी बताना मुझे अगर ये क्वेश्चन आपको और कहीं देखने को मिला हो। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें फेल्टिंग ही आंसर होगा। बाकी आप लोग भी देखना, अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट है मर्सराइजेशन से मतलब कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या होता है? चमक में बढ़ोतरी होती है हमारी, ठीक है। कास्टिक सोडा में भिगोते हैं हम लोग कॉटन के फैब्रिक को, और मर्सराइजेशन की प्रक्रिया करी जाती है। फिर नेक्स्ट है जो आपकी लेपेट बुनाई होती है। लेपेट बुनाई के लिए आवश्यकता होती है ताने के एक रेशों की सेट की, या बाने के एक रेशे की सेट की, या दोनों की आवश्यकता होती है, या ताने के रेशों का एक सेट व बाने के रेशों का 2 सेट। इसमें जो आंसर करेक्ट होगा आपका डी वाला होगा। मतलब कि जो इसमें आपका ताना वाला रेशा होगा उसका एक सेट होगा, ठीक है, यानी कि जो ऐसे होगा उसका एक सेट रहेगा, और जो बाने वाले सेट होंगे उसमें आप कह सकते हो 2-2 सेट होंगे, मतलब 2-2 धागे होंगे इसमें, ठीक है। इस तरीके का एक एक करके ऐसे 2-2 सेट, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर करेक्ट होगा डी वाला आपका, ठीक है। फिर है कि जो आपकी यूनियन रंगाई होती है, इससे रंगने की विधि है रेशा रंगने की, वस्त्र रंगने की, तंतु या तैयार कपड़ा। इसमें ए हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेशा रंगने की जो है ये विधि है यूनियन रंगाई आपकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पॉलिएस्टर तंतु, इसमें घुलनशील है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाईमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, या मेटाक्रोसॉल। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका, यूजीसी का ही है ये। मेटाक्रोसॉल में जो आपका पॉलिएस्टर वो आपका घुलनशील माना जाता है। फिर नेक्स्ट है कि ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच का जो बॉन्ड होता है उसका क्या नाम है? तो सॉल्ट बॉन्ड है, या बॉन्डर बॉल जो फोर्स है, या सिस्टीन बॉन्ड है, या हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें आपका जो सिस्टीन बॉन्ड होता है, ऊन के जो 2 अणु होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको सिस्टीन बॉन्ड बोलते हैं। फिर हमारा ब्रेल भाषा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो इसमें क्या ब्रेल आपको पता है, ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है जो लोग देख नहीं पाते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। आसान क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो फटाफट हम उसको सॉल्व करते जाएं तो बेटर रहेगा, बिना टाइम ज़ाया किए हुए। 1 सेकेंड आप लोग रुक जाइए बस। फिर नेक्स्ट है हमारा कि बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि मतलब बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस का जो थ्योरी दी गई है उसमें से कौन सी ऐसी जो नहीं है। तो एक कारक यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी, वेस्लर का सिद्धांत, फिर थर्स्टन का सिद्धांत, और इसके बाद आपका प्रतिदर्श का सिद्धांत, ठीक है। तो जो आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी थी वो अल्फ्रेड बिने ने दी थी, ठीक है। तो इसके बाद थर्स्टन वाली जो थ्योरी उसमें भी आपके उन्होंने 7 एलिमेंट्स माने थे कि बुद्धि में जो है 7 एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद वेस्लर ने भी आपका दिया था, पर्सनालिटी टेस्ट दिया था, ठीक है। इसमें जो आपका प्रतिदर्श सिद्धांत यानी कि सैम्पलिंग की बात हो रही है, सैम्पलिंग का सिद्धांत जो होता है ऐसा कुछ भी इंटेलिजेंस से रिलेशन नहीं रखता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है? शोला, मोरीबाना, सोएबाना, या इकेबाना। तो इसमें जो आपकी शोला है वो आपकी जो है एक पुष्प सज्जा नहीं है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला के तत्व हैं। कला के तत्व का मतलब एलिमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है। जब तत्व रहेगा तो एलिमेंट्स याद रखिए, और प्रिंसिपल्स रहेगा तो सिद्धांत याद रखिए। तो इसमें तत्व क्या है आपके? इसमें रेखा, रंग, सतह, आकार, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसमें जो आपका ये होगा रेखा, रंग, सतह, आकार, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है रसोई घर का आकार इस प्रकार का कभी नहीं होता है। वी शेप का, यू शेप का, आमने सामने का आकार, एल शेप का। तो आपने वी आकार का कभी नहीं देखा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी।
फिर हमारा नेक्स्ट है कि शरीर के बाह्य कोशीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है? मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है या आपका आयरन है? तो यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें जो है कौन सा धनायन होता है? तो इसमें जो आपका पोटेशियम होता है वो आपका धनायन होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि शर्करा के लिए गुर्दों का थ्रेशोल्ड मूल्य है। यहाँ पे आपके किडनी का जो थ्रेशोल्ड मूल्य होता है उसकी बात पूछ रहे हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका 110 से लेकर के 140 mg/dl होता है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है हिपैटिक कोमा में निम्न प्रकार का आहार दिया जाता है: अधिक प्रोटीन युक्त, कम प्रोटीन युक्त, अधिक कार्बोज युक्त, अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है हिपैटिक कोमा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सामान्य खाद्य पदार्थ जैसे आटा, सूजी, तेल, दूध का मानवीकरण और बाजारीकरण निम्न चिन्ह के तहत होता है। तो क्या होगा? एगमार्क है, ISI है, FPO है, CSI है, CIC है, सॉरी CIC। इसमें जो आपको पता दिख ही रहा होगा, ये सारे जितने कितने हैं सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपका इसमें एगमार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बच्चों के दांत निकलना आरंभ होते हैं 1 महीने पर, 3 महीने पर, 6 महीने पर, 10 महीने पर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 मंथ पे निकलते हैं। फिर सामुदायिक विकास योजना की बात हो रही है, सबको पता है 2 अक्टूबर 1952 को शुरू की गई थी, ठीक है। और इसी 2 अक्टूबर 2014 में आपका स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू किया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। फिर है निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है, मतलब प्रोजेक्टिव आपसे पूछा, प्रोजेक्टिव विधि कौन सी इसमें नहीं है? तो मॉडल है, फोटोग्राफ है, फ्लैश कार्ड है या स्लाइड है? इसमें नहीं की बात कर रहे हैं। जैसे नहीं आए एग्जाम में कहीं भी, आपको नहीं को तुरंत मार्क कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका फ्लैश कार्ड होता है वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल है, फ्लैश कार्ड दिखा करके हम लोग स्टोरी या कुछ सीक्वेंस वाइज जो चीज़ें होती हैं वो दिखाते हैं, और यूजली हम लोग 10 से 12 कार्ड यूज़ करते हैं फ्लैश कार्ड में, ये बात आपको पता ही होगी अच्छे से। तो ये हो गया सी। फिर है निम्न में से कौन सा समाज के विकास में सम्मिलित नहीं है? राज्य स्तर, देश स्तर, जनपदीय या ग्राम स्तर? तो जो पंचायती राज व्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग का देश स्तर वाली जिस तरह की कोई बात नहीं होती है, बाकी हम लोग स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो है ग्रामीण मतलब कि विलेज लेवल पे हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। फिर है सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वग्राही मतलब सबसे लेने वाले की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको पता ही है ओ हो जाएगा, तो सबको देने वाला कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर है रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं, बहुत आसान है, सेरिकल्चर कहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन उस प्रैक्टिस सेट में आ गए थे इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया, नहीं तो मैं सब स्किप कर देती, और काफ़ी मैंने इसमें से स्किप किया भी है जो क्वेश्चन बहुत ईजी थे, लेकिन फिर कुछ कुछ मैंने डाल दिया कि मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने अभी अपनी पढ़ाई मतलब जल्दी शुरू करी उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। फिर फलों एवं सब्जियों में लाल रंग निम्न कणों की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका जो लाल रंग देख लीजिए, रेड पिगमेंट की बात हो रही है, तो रेड पिगमेंट आपको हमेशा याद रखना है कि एंथोसाइनिन। साइनिन का मतलब क्या है? रेड कलर साइन करता है, ठीक है, मतलब शाइन मतलब बहुत चमकीला होता है, तो आपको हमेशा ये साइन वर्ड पकड़ना है, मतलब साइनिन, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन में जहाँ भी रेड पिगमेंट की बात होगी एंथोसाइनिन आएगा, और जहाँ पर भी आपके ऑफ वाइट या फिर वाइट है ना, या थोड़ा सा कम वाइट या थोड़ा सा येलोइश, वहाँ पर जिस कलर की बात आएगी तो वहाँ पर आपका एंथोजैंथिन हो जाएगा। ये जो आपका फ्लेवोनॉइड्स वगैरह दिया गया है ये भी थोड़ा सा वाइट और ऑफ वाइट कलर में फ्लेवोनॉइड्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल आपको पता ही है, हरी वाली जो हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, तो यहाँ पर एंथोसाइनिन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि फलों और सब्जियों के अगर आपको मतलब थोड़ी डिटेल में अगर क्लास आप लोग को चाहिए तो आप बताना मुझे, मेरे पास नोट्स है तो उसका मैं PPT बना करके अच्छे से आप लोगों को, अगर आप लोग कहो तो मैं करा दूँ, तो उसको आप लोग नोट्स अगर चाहिए तो बता देना कॉमेंट सेक्शन में, अगर मतलब अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं करा दूंगी उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है? FDR है, LIC है, NSC है या आपका लॉटरी है? तो ये जो आपका D है, लॉटरी कोई भी अच्छा मेथड नहीं होता है। और ये जो आपका NSC होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये जो है ये क्या बोलते हैं, TGT PGT एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। ये डाक खाना द्वारा ये मतलब जो ये सर्टिफिकेट होता है वो जारी किया जाता है, और ये क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत ये आता है। NSC जो आपका है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है? तो आपका पीक लोड है, कार्य कर्व है, इसके बाद आपका विश्राम काल है, फिर आपका थकान है। इसमें आपका जो होगा थकान हो जाएगा, फैटीग यानी कि। फिर है रक्त नलिकाएं जो हृदय को रक्त लाती हैं, मतलब वो हार्ट के पास ब्लड ले करके आती हैं, ना कि लेके जाती हैं, तो जो ले करके आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिराएं यानी कि वेन्स, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता? नहीं की बात हो रही है तो आपको पता है रतौंधी भी होती है, क्रेटोमलेशिया भी होता है, कंजक्टिवाइटिस भी होता है, और कीटोसिस आपका नहीं होता है, तो नहीं की बात कर रहे हैं, ठीक है।
फिर ये हो गया हम लोगों का नेक्टोलोपिया भी बोलते हैं, जो रतौंधी है इसको अब नेक्टोलोपिया भी बोला जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर नेक्टोलोपिया कहीं लिखा हो तो भी आप समझ जाना कि वो भी विटामिन ए डिफिशियंसी डिजीज के अंतर्गत अब आता है। प्रोटीन तथा ऊर्जा की संयुक्त कमी से हो सकता है, ऊर्जा यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर संयुक्त कमी की बात हो रही है, ठीक है। तो क्वाशियोरकर है, मरासमस है, ऑस्टियोमलेशिया है, केरोटोमलेशिया है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट होगा वो आपका होगा मरासमस, ठीक है। अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी से पूछता तो आपका क्वाशियोरकर हो जाता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, दाग धब्बा छुड़ाने का सबसे अच्छा रासायनिक पदार्थ है जैवल वाटर, साइट्रिकम, लवण युक्त, नमक युक्त जल। तो जैवल वाटर, जिसको हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, वो आपका जैवल वाटर जो ऐसा, ये एक ऐसा व्यंजक है कि मतलब इसको आप मैक्सिमम जगह पे यूज़ किया जा सकता है, यूजुअली ज़्यादा टाइम और ज़्यादा जगह पर इसी को यूज़ किया जाता है। इसको जैवल वाटर भी बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है, बहुत आसान है, अमीनो एसिड का बना होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? ये आपका मिलावट से क्वेश्चन है। पपीते का बीज, लकड़ी का बुरादा, जल, सभी, तो सभी चीज़ें मिलाई जाती हैं, आपको पता ही है। पपीते का बीज काली मिर्च में मिला देते हैं, लकड़ी का बुरादा चाय पत्ती वगैरह में मिला देते हैं, ठीक है। और जल आपको पता है दूध में मिला देते हैं। सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? तल कर यानी फ्राई करके, बेकिंग करके, बॉईल करके या फिर स्टीम करके, ठीक है। तो सबसे अच्छा विधि क्या है? सबसे अच्छा तरीका है आपका स्टीम के द्वारा पकाना, भाप को, मतलब भाप के द्वारा सब्जी बनाना। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका आपको पता है टीबी रोग के लगाया जाता है। और टीबी किससे फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, या फिर अगर नहीं लग पाया जन्म के तुरंत बाद तो 1 हफ्ते तक भी आप लगवा सकते हैं, ठीक है। फिर ये बाल विकास में सहायक है, माता पिता, विद्यालय, समाज, सभी सारी चीज़ें सहायक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 सेकेंड, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर सी हो जाएगा टीबी और यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, घरेलू बचत का अच्छा उपाय है डाकखाना, बैंक, ए तथा बी, महाजन। तो यहाँ पर सबसे अच्छा है क्या है? ए तथा बी। आप डाकखाने में भी जमा कर सकते हैं और बैंक में भी जमा कर सकते हैं। ये भी आप लोग को पता होगा कि जो डाकखाना है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जो है, मतलब क्या बोलते हैं, संस्था है। फिर एक छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, कुछ बताना ही नहीं है, खड़ी रेखा वाले पहनने चाहिए, ठीक है, जिससे उनकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा लगे। फिर ये चीनी रोग कहा जाता है, तो चीनी रोग देखिए डायबिटीज़ को कहा जाता है, ये भी आपको पता ही है। इसके बाद है, क्या कहते हैं, मानव निर्मित तंतुओं की चमक को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, ट्राइक्लोरोबेंजीन या टिटेनियम डाइक्लोराइड। इसमें जो आपका टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है, इसको यूज़ करके जो हम लोग मानव निर्मित तंतु बनाए जाते हैं, फैब्रिक बनाए जाते हैं, उनमें काफ़ी चमक होती है केमिकल वगैरह होने की वजह से। तो उसकी चमक को कम किया जाता है किसके द्वारा? टिटेनियम डाइऑक्साइड के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, विटामिन राइबोफ्लेविन इसमें नहीं पाया जाता, मतलब कि किसमें राइबोफ्लेविन नहीं पाया जाता? मछली, सेब, खमीर, दूध का पाउडर, इसमें जो आपकी फिश होती है उसमें राइबोफ्लेविन नहीं पाया जाता, ठीक है। और पाया भी जाता है तो बहुत माइनर अमाउंट में, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर पेट में छाले होने पर किस पदार्थ का सेवन कम करना चाहिए? मिर्च मसाले, रेशेदार भोजन, दोनों ही, कोई नहीं। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया वो मिर्च मसाले दिया गया है, तो चलिए इसी के साथ जाएंगे मिर्च मसाले। लेकिन मैंने जो पढ़ा है, तो मैंने पढ़ा है रेशेदार भोजन भी नहीं दिया जाना ही। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं सॉल्यूबल फाइबर जो होते हैं उनको हम लोग थोड़ा बहुत दे सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही जाएगा। लेकिन अगर जो पेशेंट है वो अगर बहुत सीवियर कंडीशन में है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अल्सर की एकदम कह सकते हो आपकी लास्ट स्टेज में है, तो हम उसको मिर्च मसाले और रेशेदार दोनों पदार्थ नहीं देंगे, ठीक है। हालांकि वो डिस्क्रिप्टिव वे में ज़्यादा सही होगा, बट आप लोग मिर्च मसाले ही मानो, ठीक है। क्योंकि अब इसमें तो ऐसा दिया नहीं गया है कि रोगी किस कंडीशन में है, तो हम फिलहाल ए के साथ ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है इसमें जितने भी आंसर्स दिए गए बहुत ही ऑथेंटिक है, और किताब भी बहुत मतलब रिलायबल, और जितने भी क्वेश्चन और जो भी इसमें स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी ऑथेंटिक है, ठीक है। इसलिए हम लोग ए के साथ ही जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, वृद्धि का अर्थ है, तो वृद्धि यानी कि ग्रोथ की बात हो रही है। और ग्रोथ को आपको पता है कि ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। कि जब बच्चे में ग्रोथ होती है तो हम लोग उसको गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना, वेट कर सकते हैं उस चीज़ का। तो वृद्धि का मतलब क्या है? वेट बढ़ना, हाइट बढ़ना, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उन सब चीज़ों में वृद्धि होना। तो यहाँ पर हम जाएंगे संख्यात्मक बदलाव, ठीक है, यहाँ बदलाव लिख दिया गया है, तो संख्यात्मक बदलाव के साथ जाएंगे। अगर यहाँ वृद्धि की जगह विकास होता, डेवलपमेंट होता, तो हम गुणात्मक के साथ जाते, ठीक है। फिर आपको दिया गया है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक थ्योरी किसने दी थी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पियाजे ने दिया था, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया गया था। तो बीमारी का जीवाणु का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? आपके जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने दिया था, ठीक है। और लुई पास्चर ने आपके दूध में जो हम लोग दूध को जो पास्चराइजेशन करते हैं, है ना,
ताकि दूध लंबे समय तक चल सके, ख़राब ना हो। तो पास्चराइजेशन लुईस पास्चर ने दिया था और इनके नाम पे ही पास्चराइजेशन वर्ड भी दिया गया था, ठीक है, दूध का पास्चराइजेशन। नेक्स्ट है आवश्यक वशीय अम्ल निम्न विटामिनों के अवशोषण में सहायक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कौन जो वशीय अम्ल होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी है ये, तो आपको समझना है। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि आप ऐसे विटामिन को बताइए जो फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो आपको पता ही है कि हमारा जो विटामिन ADE होता है वो आपका फैट एब्जॉर्प्शन विटामिन होता है, मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। तो ये फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर हम लोग सी के साथ चले जाएंगे, ठीक है, विटामिन ADE। ठीक, नेक्स्ट है आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ मतलब प्रशीतक पदार्थ है, जिसकी वजह से मतलब फ्रिज में सारी चीज़ें ठंडी रहती है। तो वो कौन सा पदार्थ है? फ्रियॉन 12 है, डाइक्लोरोमीथेन है, ड्राई आइस है, उपरोक्त सभी है। तो जो फ्रियॉन 12 है आपका आजकल ये यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ए के साथ जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता ही है, ऑस्टियो माने हड्डी, पोरोसिस मतलब हड्डियों में पोर्स बन जाना। तो हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डियों में पोर्स हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारी अस्थियां प्रभावित होती हैं, बोन्स हमारी भुरभुरी हो जाती हैं, जरा सा भी ठोकर लगती है तो टूट जाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है pH 7 इंगित करता है कि विलयन पदार्थ है। यहाँ पर pH की बात हो रही है, ठीक है, pH वैल्यू जो आप पढ़ते हैं, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या नमकीन है। उदासीन यानी कि जब pH 7 होता है तो वो क्या होता है, उदासीन माना जाता है, यानी कि न्यूट्रल माना जाता है। और इसके बाद अगर pH जो है 7 से अगर 6, 5, 4, 3 इस तरीके से जा रहा है तो उसको हम लोग एसिडिक यानी कि अम्लीय मानते हैं। और अगर 7 से ऊपर जा रहा है 8, 9, 10, 11 तो उसको हम लोग एल्कलाइन यानी कि क्षारीय मानते हैं। फिर नेक्स्ट है कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति की बचत करता है? बताना ही नहीं है, प्रेशर कुकर, ठीक है। फिर है केक बनाने में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? केक बनाने में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्न में सामान्यतः कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? फिर से देखिए नहीं की बात आ रही है, फल व सब्जी, सलाद, दालें, चाय। तो जाहिर सी बात है चाय नहीं पियेंगे तो चलेगा, क्योंकि जो चाय होती है अगर आप खाने से 1 घंटे पहले या खाने के आधे घंटे बाद या खाने के साथ अगर आप चाय पीते हैं तो आपके भोजन में जो आपका आयरन है, ठीक है, तो वो आपका एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि जो चाय कॉफ़ी होता है इसमें कैफीन होता है और कैफीन जो होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। इस वजह से हमें खाने के साथ या खाने के थोड़ी देर पहले या खाने के थोड़ी देर बाद हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। कम से कम अगर आपको पीना है तो आप 1-2 घंटे बाद पीजिए तो थोड़ा सा सही रहेगा। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। इसमें अगर कोई भी आंसर आपको गलत लगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करना, क्योंकि देखिए ह्यूमन एरर्स जो होती हैं वो कॉमन है। मैं मानती हूँ कि मैं आपको मतलब आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन देखिए गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है। जजमेंट नहीं देना है, जज नहीं करना है, आप भी सीख रहे हैं, मैं भी आप लोग के साथ ही सीख रही हूँ। अच्छा लगता है, आप लोग भी थोड़ा सा एक वो होता है ना, ग्रुप हो जाता है, थोड़ा सा ग्रुप स्टडी वाली फीलिंग आ जाती है, इसलिए मैं भी मतलब कोशिश करती रहती हूँ कुछ कुछ आता रहे। और चलिए आप लोगों को फल और सब्जियों वाला नोट्स बताइएगा और मिलावट का भी नोट्स बताइएगा, अगर आप लोग को चाहिए, रिक्वायर्ड है तो मैं शॉर्ट नोट करके आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है। चलो आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए फिर भी मैं करा दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने देखा सुना, अच्छा लगा और बताना आप लोग ज़रूर, ठीक है। और इतने दिन बाद मैं फिर से आप लोग को वीडियो वगैरह दे रही हूँ, उसके लिए सॉरी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मेरी वीडियो जाए ना जाए, आप लोग अपने सोर्सेज से, अपनी किताबों से, अपने जो अदर आपके प्लेटफॉर्म है वहाँ से पढ़िए। बहुत से अब तो होम साइंस के कितने सारे चैनल्स हैं जहाँ पर लोग अच्छी मतलब अच्छा मटेरियल दे रहे हैं और अच्छे से तैयारी भी करवा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल सब जगह से लीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग पढ़िए, ठीक है। और इसी तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। आपको मेरी कंटिन्यूटी तो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है कह सकते हैं, आपको अपनी कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी, ठीक है। तो चलिए सभी को गुड डे, ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। इस टाइम वायरल फीवर वगैरह बहुत चल रहा है तो उसका भी ध्यान रखिए, साफ़ सफाई से रहिए, मच्छर से और ये सब चीज़ों से बचिए, साफ़ पानी पीजिए, ध्यान रखिए अपना। और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक में और अब दूसरा कुछ डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।